दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नोवेल को जिसका नाम है हार्ड टाइम्स। इसे विक्टोरियन एज के एक बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके की फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को मदद करेंगे। इस कहानी का जो फुल टाइटल है वो हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स है, लेकिन आमतौर पर हम इस नोवेल को हार्ड टाइम्स नाम से जानते हैं। चार्ल्स डिकेंस के बाकी नॉवेल्स की तरह इसे भी सीरियली पब्लिश कराया गया था, लेकिन इसे एक फाइनली एक बुक की फॉर्म में 1854 में पब्लिश करा दिया गया था। विक्टोरियन एज के दौरान ये जो नॉवल है पब्लिश कराया गया था। इसकी सेटिंग की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर कोपटाउन नाम के एक शहर में इसकी सेटिंग रखी गई है। चार्ल्स डिकेंस ने इसे 3 बुक्स के अंदर डिवाइड किया है। पहली बुक का नाम है शोइंग, दूसरी का रीपिंग और तीसरी का गार्निंग। ये सारे के सारे की फैक्ट्स थे। अब मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला करेक्टर जो है इसमें थॉमस ग्रेट ग्राइंड नाम का एक स्कूल मास्टर है। ये एक स्कूल को रन करते हैं और अपने स्कूल के बच्चे जो हैं और अपने खुद के बच्चे जो हैं उन्हें लॉजिक और फैक्ट्स पर ही शिक्षा देते हैं। उनकी नजरों में इमेजिनेशन और इमोशन का कोई वैल्यू नहीं है। थॉमस ग्रेट ग्राइंड का एक बेटी हैं जिनका नाम है लुइसा ग्रेट ग्राइंड। ये इनकी बेटी हैं और उनको वो फैक्ट्स और लॉजिक के रीजन पे ही पालते हैं पोसते हैं। इनके बेटे टॉम के साथ भी ऐसा ही होता है। टॉम एक बहुत ही सेल्फिश लड़का है और आगे चलकर ये चोरी भी करता है। इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सिसी ज्यूप नाम की एक लड़की, जिसके पिता एक सर्कस में काम करते हैं, लेकिन आगे चलकर उसके पिता उसे छोड़ देते हैं, छोड़कर कहीं चले जाते हैं। जिसके बाद सिसी का पालन पोषण जो होता है वो थॉमस ग्रेट ग्राइंड के घर पर ही होता है। नेक्स्ट करेक्टर इसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा बाउंडर बी। बाउंडर बी जो है ये एक एजिड पर्सन है और एक फैक्ट्री के मालिक भी हैं। और ये फैक्ट्री के मालिक होने के साथ साथ एक क्लेम करते हैं कि इन्हें अपने माँ बाप से विरासत में कुछ नहीं मिला था, ये जो कुछ भी हैं आज सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से ही हैं। इन बाउंडर बी की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर का नाम है स्टेफन ब्लैकपूल। ये स्टेफन ब्लैकपूल बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इसकी वाइफ जो है ना वो दारू पीती है बहुत ज्यादा, इसलिए ये बहुत परेशान है अपनी वाइफ से, उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन कानून के चलते अपनी वाइफ को ये छोड़ नहीं पा रहा है और ये एक रेचल नाम की लड़की से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जेम्स हार्थाउस। ये जेम्स हार्थाउस जो है लंदन का एक बहुत ही अमीर लड़का है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है। इसलिए ये कोकटाउन नाम की जगह पर आता है और आकर बाउंडर बी के साथ बिजनेस करने लगता है। ये बिजनेस कोई पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बिजनेस कर रहा है। जेम्स हार्थाउस की जो नजर है ना, जो अपने पार्टनर बाउंडर बी उनकी वाइफ लुइसा के ऊपर पड़ती है और उसको वो पटाने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मिसेस स्पारसेट। ये मिसेस स्पारसेट जो है बाउंडर बी के घर में रहती हैं, लेकिन जैसे ही बाउंडर बी की शादी लुइजा से होती है तो बाउंडर बी उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें बिटजार, जो थॉमस ग्रेट ग्राइंड का ही चेला है, यानी कि उसकी भी जो एजुकेशन हुई है वो फैक्ट और लॉजिक पर हुई है। ये बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा इस कहानी के अंदर। तो ये कुछ खास कैरेक्टर्स थे। अब मैं आप लोगों को इसकी कहानी नरेट कर देता हूं। देखिए इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो थॉमस ग्रेट ग्राइंड्स के एक स्कूल से होती है, जहां पर वो बच्चों को एजुकेशन देते हैं, लेकिन उनकी जो एजुकेशन का बेस है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स है और लॉजिक है। उनका साफ कहना है कि उन पढ़ाई के अंदर इमेजिनेशन की और इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। वे इसी सोच के साथ स्कूल के सभी बच्चों को एजुकेट करते हैं, साथ ही साथ अपनी बेटी लुइजा और टॉम को भी इसी सिद्धांत पर पालते पोसते हैं और पढ़ाते हैं। तभी कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी क्लास की एक कमजोर सी लड़की जिसका नाम सिसी जूप है,
उसके पिता अचानक से उसे कहीं छोड़कर चले गए हैं। वो सर्कस में काम करने वाले कलाकार थे, लेकिन वो वापस ही नहीं आते। अब जो ये सिसी जूप है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाते हैं? मिस्टर ग्रेट ग्राइंड उठाते हैं। वो सिसी को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं और उसकी भी परवरिश फैक्ट्स और रीजन पर करते हैं। लेकिन सिसी इन चीजों को नहीं मानती। उसके अंदर इमोशन और इमेजिनेशन पूरी तरह से हैं। लेकिन जो मिस्टर ग्रेट ग्राइंड के बच्चे हैं, लुइसा और टॉम, उनके इमोशंस को, उनकी इमेजिनेशंस को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। इसलिए लुइसा और टॉम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। बाहर से तो वो बिल्कुल आम इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनके दिल और दिमाग का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। कोई भी चीज वो फैक्ट्स से या लॉजिक से जोड़कर देखते हैं, इमोशन या इमेजिनेशन से नहीं। उन्हें ना तो प्यार के बारे में कुछ पता है और ना ही उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस आते हैं कि जब खुश होना है तो कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं। उन्हें हमेशा से यही महसूस होता है कि उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब किसी इंसान के अंदर इमोशंस आते हैं तो उसके इमोशंस उसके फेस पर, आंखों पर दिखाई देते हैं। लेकिन लुइसा और टॉम के साथ ऐसा नहीं है। वो एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद जो मिस्टर ग्रेट ग्राइंड हैं, वो अपनी बेटी लुइसा के पास आते हैं और उसके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि बेटी लुइसा, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जोइसा बाउंडरबी, तुम उससे शादी कर लो। मैं इस बात को मानता हूं कि वह उम्र में तुमसे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन एक बहुत अमीर इंसान हैं और जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और लुइसा की तो पालन पोषण ही हुआ है किस पर? फैक्ट पर और लॉजिक पर। तो ये मान जाती है। और ये जो बाउंडर भी है ना, ये बहुत अमीर हैं लेकिन साथ में घमंडी भी हैं। ठीक है। अब लुइसा बेशक बाउंडर बी से प्यार नहीं करती, लेकिन शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है क्योंकि अगर वो बाउंडर बी से शादी कर लेगी तो उसका जो भाई है टॉम, उसका भविष्य बेहतर हो जाएगा। क्योंकि टॉम जो है वो बाउंडर बी के यहाँ पर ही काम सीख रहा है। तो लुइसा का जो भाई है टॉम, वो भी अपनी बहन को शादी करने के लिए राजी कर लेता है और ये लुइसा शादी के लिए तैयार हो जाती है और लुइसा की शादी मिस्टर बाउंडरबी के साथ कर दी जाती है। शादी के बाद लुइसा तो बाउंडरबी के घर जाती ही है, साथ में वो अपने भाई टॉम को भी ले जाती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ग्रेट ग्राइंड के घर पर उनके साथ साथ सिसी रह गई है और उनकी सबसे छोटी बेटी जैन रह गई है। अब ये सब लोग बाउंडर बी के घर पर रहने आ गए हैं जो एक फैक्ट्री को रन करते हैं। फैक्ट्री के मजदूरों को मिस्टर बाउंडर बी हैंड्स नाम से बुलाते हैं। हैंड्स नाम से मतलब क्या है कि वो उनके काम करने वाले हैंड्स हैं। बाउंडर बी के राज में मजदूरों की हालत एकदम नर्क जैसी हो गई है। वो उनसे मशीनों की तरह काम लेते हैं। इसी बीच एक मजदूर स्टेफन ब्लैकपूल बहुत परेशान है। वो फैक्ट्री में ही रहता है, फैक्ट्री के लिए रात दिन काम करता है। उसकी वजह फैक्ट्री से उसका प्यार नहीं, बल्कि उसकी वजह है उसकी शादीशुदा जिंदगी में आ रही परेशानी। उसकी पत्नी एक भयानक शराबी बन गई है जो शराब के नशे में हमेशा डूबी रहती है। स्टीफन किसी भी तरह से अपनी वाइफ से छुटकारा पाना चाहता है ताकि वो गांव की एक बेहद सीधी सादी लड़की रेचल से शादी कर सके। लेकिन कानून और शादी के बंधन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता कि क्योंकि उसकी पहली बीवी जो है अभी जीवित है या फिर उससे डिवोर्स नहीं हुआ है। इसकी वजह से वो रेचल से शादी नहीं कर सकता। जब स्टीफन इस मामले में मदद लेने के लिए अपने मालिक मिस्टर बाउंडरबी के पास जाता है तो बाउंडरबी उससे साफ साफ कह देते हैं, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास वकील को देने के लिए पैसे हैं, कोई पैसे की तुम्हारे पास कमी नहीं है, तो तुम अपनी पहली शादी से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन तुम जैसे गरीब लोग पैसा कहां से लाओगे? तुम्हारे लिए ये मुमकिन है ही नहीं। इसलिए तुम अपनी पहली वाइफ के साथ ही रहो, चाहे वो शराब पीती है, चाहे वो कुछ भी करती है। रेचल से तुम उसके रहते शादी नहीं कर सकते। स्टीफन को बहुत बुरा लगता है। स्टीफन बेचारा निराशा के साथ बाउंडरबी के घर से बाहर निकलता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत मिलती है। अजीब सी बूढ़ी औरत वो मिस्टर बाउंडरबी के बारे में जानना चाहती है कि कैसे मिस्टर बाउंडरबी कामयाब हो गए। उसको मिस्टर बाउंडरबी के बारे में जानने की काफी दिलचस्पी थी। आखिर ये औरत थी कौन जो बाउंडरबी के बारे में ऐसा
जानने की कोशिश करती है कि वो कैसे इतने अमीर हो गए। देखिए, इस औरत के बारे में बाद में भी एक बार जिक्र आएगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। अब जो मिस्टर ग्रेटग्रिन का बेटा है टॉम, अब वो बाउंडरबी के घर पर रहता है और काफी बिगड़ैल हो चुका है क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि वो बाउंडरबी के पैसे तो खर्च करता ही है, साथ में दूसरे लोगों से कर्जा लेकर उसने अपने ऊपर बहुत कर्जा कर लिया है और वो बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा है। इसी दौरान लंदन से एक जेम्स हार्थहाउस नाम का अमीर व्यक्ति, जो एक अट्रैक्टिव और बहुत नौजवान है, कोकटाउन नाम के शहर में आता है। उसकी मुलाकात आकर यहाँ पर बाउंडरबी के साथ होती है। बाउंडरबी के साथ वो बिजनेस में अपनी कुछ पार्टनरशिप कर लेता है। बाउंडरबी के साथ काम करते करते उसकी मुलाकात मिस लुइसा से होती है, यानी कि बाउंडरबी की वाइफ से होती है, और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसी के चलते जो ये जेम्स हार्थहाउस है, ये उसके भाई टॉम से दोस्ती कर लेता है ताकि वो लुइसा के काफी करीब आ सके। जेम्स हार्थहाउस लुइसा से मिलना चालू कर देते हैं और महसूस करते हैं लुइसा तो एक कोल्ड और बिना हाव भाव वाले चेहरे की लड़की है। उसके चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह के इमोशंस नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जेम्स हार्थहाउस जो है उसे पटाने की पूरी कोशिश करता है। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे ड्रामा को एक शख्स बहुत ही करीब से देख रहा है। उसका नाम है मिसेस स्पारसेट। ये एक बूढ़ी और विधवा महिला है जो लुइसा की शादी से पहले मिस्टर बाउंडरबी के घर में ही रहती थी, लेकिन शादी होने के बाद बिना किसी इजाजत के मिस्टर बाउंडरबी ने मिसेस स्पारसिट को उनके घर से निकाल दिया है। तो हार्ट हाउस और लुइसा के बढ़ते हुए रिश्ते को देखकर ये मिसेस स्पारसिट बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो लुइसा की पूरी तरह से बर्बादी चाहती हैं। इधर मिस्टर बाउंडरबी की फैक्ट्री के मजदूर अपनी खराब जिंदगी से तंग आ चुके हैं और उनमें से एक स्लैकब्रिज नाम का व्यक्ति है। वो बहुत ही जोशीला है और वो मजदूरों के सामने भाषण देता है कि हम अपनी एक नई यूनियन बनाएंगे। यूनियन में सभी लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाता है और सभी लोग यूनियन को तेजी के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं। इस सभा में स्टीफन ब्लैकपूल, जो इसी फैक्ट्री का एक मजदूर है, उसको भी यूनियन ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन स्टीफन ब्लैकपूल यूनियन को ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है। स्टीफन के इस फैसले से फैक्ट्री के जो सभी मजदूर हैं स्टीफन से दूरी बनाना चालू कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर बाउंडरबी स्टीफन को अपने केबिन में बुलाते हैं और उससे यूनियन के बारे में पूछताछ करते हैं। यूनियन की पूरी जानकारी मांगते हैं, लेकिन स्टीफन यूनियन के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिस्टर बाउंडरबी को देने से मना कर देता है। इसी से गुस्सा होकर मिस्टर बाउंडरबी स्टीफन को नौकरी से निकाल देते हैं। अब स्टीफन के पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए वो नौकरी की तलाश में शहर छोड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। वो लुइसा और टॉम के पास जाता है। लुइसा और टॉम उसे पैसे देते हैं, पैसे से उसकी मदद करते हैं। जब स्टीफन शहर छोड़ने ही वाला होता है तो टॉम उसके पास जाता है और चुपके से स्टीफन से कहता है कि देखो, तुम शहर छोड़कर तो जा ही रहे हो, लेकिन काम की तलाश इस शहर में भी एक बार कर सकते हो। तुम शहर छोड़ने से पहले रात के समय बैंक के आसपास चक्कर लगाना चालू कर दो। क्या पता किसी अमीर इंसान की नजर तुम पर पड़ जाए और तुम्हें यहीं पर काम मिल जाए। स्टीफन टॉम की बात को मान लेता है और रात के समय में वो बैंक के आसपास दिखाई देने लगता है। लोग कई उसे नोटिस करते हैं कि स्टीफन बैंक के पास क्यों घूम रहा है, लेकिन वहां उसे कोई काम नहीं मिलता और वो शहर छोड़ने की पूरी तैयारी कर लेता है। फिर अचानक से एक दिन बैंक में चोरी हो जाती है, क्योंकि चोरी से पहले स्टीफन को कई रातों तक बैंक के आसपास देखा गया था। इसलिए पुलिस और शहर के लोग सभी स्टीफन को ही चोर समझ रहे हैं और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। एक रात इत्तेफाक से मिस्टर बाउंडरबी किसी काम से शहर से बाहर जाते हैं। उनकी पत्नी लुइसा घर पर अकेली होती है। इसी का फायदा उठाकर जो जेम्स हार्थहाउस हैं, वो उन लुइसा के घर पर पहुंच जाते हैं और लुइसा के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड मिस्टर बाउंडरबी को छोड़ दो, मेरे पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें इस शहर से दूर लेकर कहीं चला जाऊंगा। लुइसा खुद को संभालती है और उससे कहती है कि देखो, तुम अभी यहां से चले जाओ,
मैं आज रात ही तुमसे किसी दूसरी जगह पर मिलूंगी, यहाँ घर पर तुमसे नहीं मिलना चाहती। अब इन दोनों को, यानी कि जो ये लुइजा है और जेम्स हार्थाउस हैं, इनको लगता है ये घर में अकेले हैं, लेकिन इनकी बातों को मिसेस स्पार्सिट जो है ना, वहीं खड़ी होकर सुन रही थी। वह उन दोनों की एक एक बात को इतनी ध्यान से सुन रही थी ताकि वो ये सारी की सारी बातें जाकर मिस्टर बाउंडरबी को बता सके। मिसेस स्पार्सिट ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि मिसेस स्पार्सिट जो है ना, ये लुइसा से जलती हैं, इसी वजह से ऐसा कर रही हैं। अब ये मिसेस स्पार्सिट जो है ना, पूरी तरह से बौखला गई हैं और बिना वक्त गवाए लुइजा का पीछा करने लगती हैं। शाम का समय होता है, उसे मिसेस स्पार्सिट को लगता है कि लुइजा जो है ना, मिस्टर हार्थाउस से मिलने के लिए जरूर जाएगी, और लुइजा जब अपने घर से निकलती है तो मिसेस स्पार्सिट उसका पीछा करती हैं। लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से लुइजा मिसेस स्पार्सिट की नजरों से ओझल हो जाती हैं। लेकिन जो ये लुइजा है ना, ये मिस्टर हार्थाउस से मिलने के लिए नहीं जाती, वो सीधे अपने पिता के घर पर पहुंच जाती हैं। लेकिन मिसेस स्पार्सित को लगता है कि ये जो लुइजा है, ये अपने आशिक से मिलने के लिए चली गई है। लेकिन मिसेस स्पार्सित इसी बात का फायदा उठाती हैं और वो सीधा पहुंच जाती हैं मिस्टर बाउंडरबी के पास। वहां जाकर इस सनसनीखेज को खबर को जाकर देती हैं मिस्टर बाउंडरबी को कि तुम्हारी वफादार पत्नी लुइजा तुम्हें धोखा दे रही हैं और वो हार्थाउस से मिलने के लिए चली गई हैं। लेकिन असल में लुइसा हार्थाउस से मिलने के लिए नहीं गई, वो तो अपने पिता मिस्टर ग्रेट ग्राइंड के घर पर पहुंच चुकी है। वो अपने पिता से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं अपने पिता से कि वो अंदर से टूट चुकी हैं। वो समझ नहीं पा रही हैं कि अब वो क्या करें क्या ना कहें। वहां पहुंचकर लुइसा अपने पिता से शिकायत करती हैं कि आपने हमारा जो पालन पोषण किया है वो फैक्ट्स पर और लॉजिक पर किया है, हम इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं। लुइसा बताती है कि उनके बचपन की गलतियां जो फैक्ट्स और तर्क से उनको सिखाई गई थी, अब उन्हें बड़ी परेशानी पैदा करती हैं। उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, कोई सपने नहीं है, ऐसा लगता है कि उनके इंसानी एहसासों का कोई महत्व उनके अंदर नहीं है। इसी वजह से आज भी वो दुखी और अकेली महसूस करती हैं। अपनी बेटी की इस बात को सुनकर मिस्टर ग्रेट ग्राइंड जो है, पूरी तरह स्टंट रह जाते हैं, भौचक्के के रह जाते हैं। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहते हैं कि भाई हाँ, लगता है मुझसे कोई ना कोई इस तरह की गलती हुई है। इसी बीच लुइजा की हालत बिगड़ना चालू हो जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके पिता घबरा जाते हैं और उसको संभालने के लिए दौड़ते हैं। इसी घर में सिसी जूप नाम की एक लड़की भी रह रही है। वो समझदारी दिखाती है और लुइजा की देखभाल करती है अच्छी तरह से, जिसकी वजह से लुइजा की तबीयत ठीक हो जाती है। ये सिसी नाम की जो लड़की है ना, इसके अंदर इमोशन भी है, इसके अंदर इमेजिनेशन भी है, इसके अंदर पैशन भी है, कंपैशन भी है, लव भी है, सब कुछ है। इसकी जिंदगी सिसी की बहुत अच्छी तरह से चलती है, लुइजा की जिंदगी अच्छी तरह से नहीं चलती। सिसी की अच्छी देखभाल की वजह से लुइजा जल्दी ही ठीक हो जाती है। इसी दौरान ये सिसी एक समझदारी भरा फैसला लेती है और वो जेम्स हार्थाउस से मिलने के लिए जाती है और उसे समझाती है कि तुम कोकटाउन को छोड़कर आज ही चले जाओ। आखिरकार जेम्स हार्थाउस को इस बात की समझ आती है और वो शहर को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो लुइजा की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ मिसेस स्पार्सिट से लुइजा को भागने की खबर सुनकर जो बाउंडर भी थे ना, वो बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं। वो सीधे मिस्टर ग्रेट ग्राइंड के घर आ पहुंचते हैं और ग्रेट ग्राइंड को एक वार्निंग देते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी लुइजा तुम्हारे घर में रहेगी तो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर मेरा रिश्ता बचाना चाहते हो तो उसे मेरे घर भेज दो। तो मिस्टर ग्रेट ग्राइंड को गुस्सा आ जाता है, वो पीछे नहीं हटते और वो कह देते हैं कि जा, थूकते हैं हम तेरी ऐसी दौलत पर, जा चला जा। और इसी तरह से लुइसा का और मिस्टर बाउंडरबी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसी बीच बेचारे स्टीफन, जिस पे बैंक चोरी का झूठा इल्जाम लगा था, वो अपने इस इल्जाम को गलत साबित करने के लिए कोकटाउन नाम के शहर में वापस आ रहा है। लेकिन रास्ते में आते समय उसे एक
ओल्ड हेल सेफ्ट नाम का एक बहुत गहरा गड्ढा मिलता है जिसके अंदर वो गिर जाता है। सिसी और रेचल उसे ढूंढते हुए उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं और मदद लेते हैं बाकी गांव वालों की, और उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन जब तक उसे बाहर निकाला जाता है, बहुत देर हो चुकी है। स्टीफन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो रेचल के हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है, आसमान की तरफ चमकते हुए तारों को देखता है, और उन चमकते हुए तारों के साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से ठीक पहले स्टीफन कहानी का एक सबसे बड़ा राज खोलता है। वो मिस्टर ग्रेट ग्राइंड से एक गुजारिश करता है कि उसके स्टीफन के जो दामन पे दाग लगा है ना चोरी का, उस दाग को वो साफ कर दें, क्योंकि चोरी स्टीफन ने नहीं, मिस्टर ग्रेट ग्राइंड के बेटे टॉम ने की है। एक बार फिर से सिसी अपनी समझदारी दिखाती है और वो टॉम की मदद करना चाहती है। वो टॉम के पास जाती है और कहती है, देखो चोरी तुमने करी है, ये बात सबके सामने आ चुकी है। स्टीफन ने मरने से पहले ये बात क्लियर कर दी थी। अब तुम्हें बचाना है। अब बचाना किस तरह से है? तुम मेरे पिता के जो पुराना सर्कस की जो मंडली थी ना, उनके पास जाकर छिप जाओ। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर ग्रेट ग्राइंड भी और लुइसा भी उसे एक और आइडिया देते हैं कि वो देश छोड़कर ही कहीं चला जाए, और टॉम इस बात को मान लेता है और वो देश छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी मिस्टर ग्रेट ग्राइंड का एक पुराना छात्र है बिट्जर बीच में आ जाता है, जिसकी शिक्षा केवल फैक्ट्स और नियमों पर हुई है। वो कहता है कि तुम अपने बेटे टॉम को बचाना चाहते हो, लेकिन ये तो नियमों के खिलाफ है। तो वो बिट्जर जो है ना, टॉम को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि सर्कस का एक मालिक था, वो बड़ी चतुराई से बिट्जर को धोखा दे देता है और टॉम को वहां से बचाकर ले जाता है, जिसकी वजह से टॉम देश को छोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। उधर कोकटाउन में एक और बड़ा सच सबके सामने आता है। मिसिस स्पार्सिस जो थी ना, उनकी एक गलती की वजह से ये सच सामने आता है कि जो आज तक मिस्टर बाउंडर भी बहुत सालों से ये कहते हुए आ रहे थे कि वो सेल्फ मेड इंसान हैं, उसे किसी ने भी सहारा नहीं दिया था, उनके माँ बाप से भी उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। वो जो भी हैं, जितने भी आज रईस हैं, सिर्फ वो सिर्फ अपनी मेहनत से हैं। उनकी सच्चाई भी लोगों के सामने आ जाती है। मिसिस स्पार्सित गलती से बाउंडर बी की असली मां को सबके सामने ले आती है। तभी लोगों को पता चलता है कि बाउंडर बी की मां तो अभी जीवित है। ना तो वो क्रूर थी, ना ही उन्होंने अपने बेटे को अपने से अलग किया था। लेकिन बाउंडर बी ने लोगों की सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए ऐसा किया था कि उसके माँ बाप नहीं हैं, इसीलिए उसने अपने माँ बापों को खुद ही छोड़ दिया था। यह सच सामने आने के बाद बाउंडर बी का जो झूठी शान थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोग उससे दूरी बनाना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ बाउंडर बी गुस्से में आकर मिसिस स्पार्सित को अपने घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं। मजबूर होकर मिसिस स्पार्सित अपने एक बूढ़े रिश्तेदार के वहां पर जाती हैं, जो बीमार हैं, बेहद कंजूस हैं और एकदम खड़ूस किस्म के इंसान हैं। मिसिस स्पार्सित को अपनी बाकी की जिंदगी उस बूढ़े बीमार रिश्तेदार के घर पर गुजारनी पड़ती है। इन सभी घटनाओं के बाद मिस्टर ग्रेट ग्राइंड अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास करते हैं कि जिंदगी को केवल फैक्ट्स और रीजन के बेस पर नहीं जिया जा सकता। जिंदगी के लिए तो आपको कंपेशन, आपको ट्रस्ट, होप, लव, इमोशन और ह्यूमैनिटी जैसी चीजों की जरूरत होती है। मिस्टर ग्रेट ग्राइंड अपनी बेटी लुइसा की दोबारा शादी नहीं करते और ना ही लुइसा दोबारा शादी करना चाहती है। लेकिन सिसी की तो शादी हो चुकी है, सिसी के अब कई बच्चे भी हैं। तो लुइसा अपना समय बाकी बच्चों के साथ, जो सिसी के बच्चे हैं, उनके साथ गुजारती है और दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशी को ढूंढती रहती है। इधर टॉम देश छोड़कर जा चुका है और वहां पर उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें दूसरे देश में ही लेता है। लेकिन मरने से पहले उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि उसने अपने स्वार्थ के चलते अपनी बहन लुइसा की शादी एक बाउंडर बी नाम के बड़े, यानी कि उम्र दराज इंसान से करा दी थी। उसका व्यवहार बहुत बुरा था। वो अंतिम समय में अपने कठोर और स्वार्थी व्यवहार के लिए मन ही मन पश्चाताप करता है कि हमें जिंदगी जो है ना, वो फैक्ट्स और रीजन के साथ साथ
कंपैशन, ट्रस्ट, होप, इमोशन, इमेजिनेशन और ह्यूमैनिटी के साथ जीनी चाहिए थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।